नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रक्रिया अपने शबाब पर है। झारखंड में तो 2 चरणों में चुनाव होने हैं, यानी 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। महाराष्ट्र में सभी सीटों पर 288 सीटों पर वहां एक ही चरण में मतदान होने हैं। लेकिन इन दोनों ही राज्यों में चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक गठबंधनों या फिर चुनाव आचार संहिता, इन सब की जितनी चर्चा हो रही है या उम्मीदवारों की जितनी चर्चा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा हो रही है चुनाव आयोग की। जी हाँ, अगर सोमवार की ही बात करें यानी कल की बात करें तो कल सुबह से लेकर और शाम तक चुनाव आयोग ही चर्चा में बना रहा। चर्चा में क्यों बना रहा वो भी जानना बड़ा जरूरी है। और चुनाव आयोग चर्चा में बना हुआ है, वो भी गलत कारणों से या नकारात्मक वजहों से, ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। बहुत सारे आरोप राजनीतिक दलों ने लगाए। राजनीतिक दलों के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन बड़े गंभीर आरोप, जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं और चुनाव आयोग के उस पर जो जवाब आ रहे हैं, वो अपने आप में बेहद गंभीर किस्म के हैं, क्योंकि चुनाव आयोग उन आरोपों को स्वीकार नहीं कर रहा है और जवाब ऐसे दे रहा है जैसे चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था ना होकर विपक्षी दलों की विरोधी कोई राजनीतिक पार्टी हो। जी हाँ, ये चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत हम करते हैं कि सोमवार को किन वजहों से चुनाव आयोग की चर्चा होने लगी। सुबह सुबह जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट में कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हुई, कार्यवाही शुरू हुई, तो एक याचिका लगी हुई थी महाराष्ट्र में कुछ उम्मीदवारों की ओर से। महाबहुजन अघाड़ी एक पार्टी है और उसके उम्मीदवार ने एक आरोप ये लगाया और उसे लेकर वो चुनाव आयोग पहुंचे कि उनके नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया। खारिज इसलिए कर दिया गया कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी, आखिरी तारीख थी नामांकन की, और चुनाव आयोग ने कहा था कि 11 बजे सुबह तक ही नामांकन करना है। उसके बाद जो नामांकन करेगा उसका पर्चा खारिज हो जाएगा। महाबहुजन अघाड़ी के जो उम्मीदवार थे वो 11 बजे से 10-15 मिनट बाद आए, उनका नामांकन खारिज हो गया। उस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने तुरंत उसका संज्ञान लिया, कल सुनवाई शुरू की। उसकी सुनवाई आज भी जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने बहुत सारे सवाल पूछे। ये कहा कि आपने तय कैसे कर लिया, किसकी सलाह पर यह तय कर लिया कि 11 बजे तक ही नामांकन स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद नहीं? जबकि ऑफिस वर्क जो होता है, ऑफिस टाइम जो होता है, 9-10 बजे स्टार्ट होता है, यानी वो 11 बजे तक तो ऑफिस एक तरह से खुलता ही खुलता है। 1 बजे हो सकता है, 4 बजे होना चाहिए, यानी ये तारीख जो होनी चाहिए ऑफिस के बंद होने के समय तक स्वीकार्यता इसकी होनी चाहिए। लेकिन आप 11 बजे ही ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको खारिज कर देंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग से पूछे। ये भी जानना चाहा कि आपने ये किसकी सलाह से, किसके परामर्श ये काम किया है, और दूसरे ये जानकारी भी मांगी है कि 30 अक्टूबर को 11 बजे के बाद जिन लोगों के आवेदन जमा हुए, उनमें से जिनके जिनके आवेदन आपने खारिज किए हैं, उनकी सूची आप उपलब्ध कराइए। तो ये था मामला जिस पर सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई चुनाव आयोग को और उससे कई सारे सवाल पूछे और जवाब मांगा है। अब देखना है कि चुनाव आयोग उस पर क्या जवाब देता है। और अभी भी कुछ याचिकाएं उसी तरह की और पड़ी हुई हैं, उन पर सुनवाई जारी है। दूसरी ओर जिस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सुनवाई जारी थी, उसी समय चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया। महाराष्ट्र के राज्य में ही उन्होंने डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया, और उनकी जगह आदेश दिया कि जो चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया चुनाव आयोग ने कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हों, उन्हीं की रैंक के हों, उनको वहाँ पर डीजीपी बनाया जाए कार्यवाहक। उसके बाद जो पैनल है तैयार करने को कहा गया है, वो नए डीजीपी की नियुक्ति करेगा। डीजीपी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए थे और विपक्षी गठबंधन जो है, यानी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, ये दोनों लोग लगातार, और एनसीपी शरद पवार गुट, ये मांग कर रहे थे कि डीजीपी को हटाया जाए चुनाव आचार संहिता लगने के पहले से ही।
आचार संहिता लगने के बाद इन्होंने चुनाव आयोग से ये मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने लोड नहीं लिया। चुनाव आयोग ने इन सारी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया। ये विपक्षी पार्टियां क्यों डीजीपी को बदलने की मांग कर रहे थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। मांग इसलिए हो रही थी कि उनके आरोप थे कि डीजीपी जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और फ़ोन टैपिंग डीजीपी की निगरानी में की जा रही है, डीजीपी की जानकारी में की जा रही है, डीजीपी को ये सारी बातें पता है। यानी ये बड़ा आरोप था कि डीजीपी उनके फ़ोन टैप करवा रहे हैं अपने विभाग के लोगों के ज़रिए, पुलिस वालों के ज़रिए। लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, उस दौरान चुनाव आयोग ने अचानक ये फैसला लिया, जबकि पिछले करीब महीने भर से ये मांग चल रही थी, उसके पहले से ये मांग चल रही थी। अच्छा, इस पर भी चुनाव आयोग ने ऐसे ही संज्ञान नहीं लिया और ऐसे ही इतना बड़ा फैसला नहीं कर लिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने शनिवार को कहा था कि अगर चुनाव आयोग उनकी बात नहीं मानेगा तो वो इस मामले को लेकर सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग को लगा होगा कि एक मामला तो वैसे ही चल रहा है, अभी अगर ये दूसरा मामला भी पहुंच गया तो उसको और फटकार लगेगी, तो उसने सुनवाई के दौरान ही एक ये बड़ा फैसला कर लिया। उसके बाद दोपहर के बाद एक और खबर आई कि 3 राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में जो कुछ विधानसभा की सीटों के उपचुनाव होने थे, उनमें 9 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 4 सीटें पंजाब की हैं और 1 सीट केरल की है। इन राज्यों में जो उपचुनाव हैं उनकी तारीखों को बदल दिया गया। पहले इन सभी जगहों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने थे, अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर और पंजाब की 4 सीटों पर और केरल की 1 सीट पर अब 20 नवंबर को मतदान होंगे। इनकी मांग भी कर रही थी कुछ पार्टियां, जैसे केरल में कांग्रेस पार्टी कर रही थी त्योहार की वजह से, पंजाब में कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, उत्तर प्रदेश में ये मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी लगातार। तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन अचानक जब मुश्किल से अब कुछ दिन रह गए चुनाव की प्रक्रिया, केवल मतदान नहीं हुआ है, नामांकन हो गया है, नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई है, नाम वापसी की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, खत्म हो गई है। अब इस चीज़ को चुनाव आयोग ने इस डिमांड को अब पूरा किया है कि अब वो 1 हफ्ते मतदान की तारीख बढ़ा देगा। लेकिन इस तारीख को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि छठ के मौके पर, यानी छठ बड़ा त्यौहार होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, लगभग पूरे हिस्से में ये त्यौहार मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ हैं, उसके अलावा और लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं, तो ख़ास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों में वो वहाँ इस समय त्यौहार के समय जाते हैं। और चूँकि कुछ ही दिन बाद ये मतदान की तारीख थी, 13 तारीख, 1 हफ्ते के करीब, रुकते वोट डालते, तो उनका ये आरोप है कि उन लोगों को मतदान से दूर रखने का ये षड्यंत्र है। और भी कई सारे आरोप लगे। झारखंड में आरोप लगा कि वहाँ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पर्चा ही खारिज हो जाए, क्योंकि प्रस्तावक जो थे मंडल मुर्मू, वो शामिल हो गए कल भारतीय जनता पार्टी में। जो व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता के चुनाव के लिए उनका प्रस्तावक है, वो व्यक्ति 3-4 दिन गायब रहता है, उसका अपहरण हो जाता है, अचानक वो मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के साथ। लेकिन वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना था कि उन्हें इस बात का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने सारी वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी और पर्चा खारिज नहीं होने पाया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठ-गांठ के आरोप, चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठ-गांठ के आरोप इंडिया गठबंधन के नेता लगा रहे हैं। हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें ईवीएम मशीनों को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग को घेरा गया, एक प्रतिनिधिमंडल ने जाकर लिखित तौर पर वहां शिकायत की। कांग्रेस पार्टी ने कहा वो चुनाव के नतीजे हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जवाब दिया चुनाव आयोग ने 1600 पेज का, और उसमें जिस तरह से विपक्षी नेताओं की खिल्ली उड़ाई गई है, पूरी तरह से उनके आरोपों को खारिज कर दिया है।
अब उस मामले में कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश में है। किस तरह से उनकी इस जो जवाब दिया गया है वो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक दल जिस तरह से जवाब देता है उस तरह से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं के आरोपों का जवाब दिया है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी लगातार आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की थी महाराष्ट्र और झारखंड में, तब भी आरोप लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछकर, उनसे सलाह लेकर और उनकी सुविधानुसार तारीखों की घोषणा की जाती है। और घोषणा ही नहीं की जाती, उनकी सुविधानुसार तारीखें बदल भी दी जाती है, जो कि अब सीधे सीधे साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर चुनाव आयोग इतनी ज़्यादा विपक्षी हमलों को बर्दाश्त करने को विवश क्यों है? वो क्यों इतने आरोपों को झेल रहा है? और ये आरोप ऐसे नहीं है कि आप इनको सिरे से खारिज कर दीजिए, ये आरोप ऐसे नहीं है कि इनको आप एक झटके में निराधार बता दीजिए। ये आरोप लगातार पुष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे मतदान की तारीखों की घोषणा करना हो, मतदान की तारीखों को बदलना हो, चाहे डीजीपी की बदलने की मांग हो रही हो, लेकिन जहां बीजेपी मांग कर रही है झारखंड में वहां आपने पहले ही बदल दिया, जहां विपक्षी गठबंधन कर रहा है वहां आप नहीं बदल रहे हैं, और जब आपको लगा कि यह मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा तब आप उस दबाव में आकर बदल रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में इतना क्यों काम कर रहा है, क्या उसकी विवशता है? क्या मुख्य चुनाव आयोग के अपने कुछ चुनाव अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ अपने फायदों का लालच है उन्हें, उसका कोई भरोसा दिया गया है, या फिर कोई और वजह है? और केवल अगर मान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त या दो और चुनाव आयुक्त हैं, उनको अगर सरकार ने कन्विंस कर रखा है, तो क्या पूरे चुनाव आयोग में इस तरह से आवाज़ उठाने वाला या किसी भी तरह के अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ बोलने वाला क्या कोई नहीं है? ठीक है, खुलकर कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के भीतर लोग उसी तरह से काम करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से निर्देश मिल रहा है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को एक तरह से कमज़ोर करती है, और उस पर जो लोगों का भरोसा है, विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ती है, और जाहिर तौर पर ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने वाली है। चुनाव आयोग इन पर कब संज्ञान लेगा, कब देखेगा, कब सुधरेगा, इसी का इंतज़ार हमें भी है, जाहिर सी बात है आपको भी होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, और अपना सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।